नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और साथियों, आज के इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो आज का चैप्टर है साथियों, बेसिक डीसी नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डीसी जनरेटर। मतलब हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं डीसी जनरेटर, लेकिन उसकी जैसे मैंने ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन की जो हमारी क्लास रही है, मैंने उनमें भी क्लियर किया था कि आज हम स्टडी तो करने जा रहे हैं किसको, डीसी जनरेटर को, लेकिन डीसी जनरेटर की सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक बातें हैं, सिर्फ उन्हीं बेसिक बातों को ही आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा जो डीसी जनरेटर है, जो हमारा डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है? डीसी जनरेटर का काम है। तो साथियों, डीसी जनरेटर कर क्या रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। किस में कर रहा है कन्वर्ट? डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है साथियों। तो साथियों, नेक्स्ट है जो डीसी सप्लाई पैदा करने वाला डीसी जनरेटर कहलाता है, और एसी सप्लाई पैदा करने वाला क्या कहलाता है? अल्टरनेटर कहलाता है। तो साथियों, जो डीसी सप्लाई पैदा करने वाली जो मशीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर। जो एसी सप्लाई पैदा करता है वो क्या है? हमारा अल्टरनेटर। क्योंकि साथियों, जो डीसी जनरेटर है वो क्या करता है? डीसी सप्लाई पैदा करता है, और जो एसी सप्लाई पैदा होती है वो किससे होती है? हमारी अल्टरनेटर से। और अल्टरनेटर हमारा सिंगल फेज भी हो सकता है, और अल्टरनेटर हमारा 3 फेज भी हो सकता है साथियों। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि छोटे आकार के डीसी जनरेटर को, जो छोटे बाइक गाड़ियों में जो छोटे जनरेटर प्रयोग होते हैं, तो क्या होता है? छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहा जाता है? डायनेमो कहा जाता है साथियों। तो साथियों, नेक्स्ट है कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो डीसी सप्लाई पैदा करता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एनएस क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक, ठीक है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रख करके घुमाया जाता है, तो उस घूमने वाले कंडक्टर के अंदर क्या होती है? ईएमएफ पैदा होती है। उस पैदा हुई ईएमएफ को कम्यूटेटर के द्वारा कन्वर्ट करके क्या है? बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर किसके ऊपर निकाल लिया जाता है? अपने लोड के ऊपर, जहां अपने लोड चलाना है। तो अब जनरेटर में क्या हुआ? ये था परमानेंट चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया? अब देखो, जनरेटर के अंदर क्या होता है? जनरेटर के अंदर जो हमारा ये स्टेटर होता है, इस स्टेटर के अंदर भी क्या होती है? वाइंडिंग होती है। अब इस वाइंडिंग को मैग्नेटाइज किया जाता है, या तो रेजिड्यूल मैग्नेट के द्वारा या किसी एक्सटर्नल अलग से सोर्स के द्वारा। इस वाइंडिंग को क्या किया जाता है साथियों? चार्ज किया जाता है। इस वाइंडिंग को चार्ज करने के बाद अब क्या किया जाता है? इस स्टेटर के अंदर ये है घूमने वाला भाग, और घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? आर्मेचर। अब इस आर्मेचर को इस घूमने वाले भाग के अंदर रख करके जब इंजन के द्वारा
घुमाया जाता है तो ये आर्मेचर क्या करता है कि जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है। जैसे ये मैग्नेटिक लाइन को कट करता है तो इस आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होती है और उस ईएमएफ को हम कम्यूटेटर के द्वारा क्या करते हैं, कन्वर्ट करके बाहर ले लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं कि आर्मेचर में जो सप्लाई पैदा होती है वो होती है एसी के रूप में, लेकिन कम्यूटेटर, अब कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, फॉर्म को कन्वर्ट करता है। अगर एसी दे रहे हो तो किस में कर रहा है, डीसी। अगर दूसरी साइड से डीसी दे रहे हो तो वो डीसी को किस में कर रहा है, एसी। तो जनरेटर के केस में क्या होता है, जनरेटर के केस में जब स्टेटर के अंदर आर्मेचर को रख के घुमाया जाता है तो आर्मेचर मैग्नेटिक लाइंस को, स्टेटर से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस को क्या करता है, कट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है और उस ईएमएफ को कम्यूटेटर के द्वारा बाहर ले लिया जाता है। तो जैसे वो ईएमएफ, पहले क्या है, इसमें सप्लाई पैदा हुई और इस सप्लाई से जब ये कम्यूटेटर के ऊपर आती है सप्लाई, तो कम्यूटेटर उसको, उस अंदर पैदा होने वाली एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी को हम किसके द्वारा, मतलब अपने लोड के ऊपर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जनरेटर काम करता है, इस प्रकार से सप्लाई पैदा करने का जनरेटर काम करता है, डीसी जनरेटर। तो इसके बाद साथियों कि जो डीसी जनरेटर के लिए रूल्स कौन सा इंप्लीमेंट होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यानी आपने जनरेटर के अगर मोशन, जनरेटर के मैग्नेटिक फील्ड और जनरेटर में पैदा होने वाले करंट, अगर तीनों की डायरेक्शन को जानना है तो इसको जानने के लिए आप कौन से रूल का प्रयोग करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग करोगे साथियों। इसी प्रकार से अगर आपने डीसी मोटर, डीसी मोटर वो डिवाइस है जो डीसी सप्लाई लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको, और डीसी जनरेटर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है साथियों। तो इस प्रकार से जनरेटर के लिए क्या प्रयोग हो रहा है, अगर आपने जनरेटर के मोशन, जनरेटर के मैग्नेटिक फील्ड और जनरेटर के करंट की दिशा को जानना है तो कौन से रूल का प्रयोग होता है, राइट हैंड रूल का प्रयोग होता है। तो साथियों जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसमें यही क्वेश्चन होता है कि थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और या फिर करंट के लिए कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है, या मैग्नेटिक फील्ड को कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं फिर माइंड बड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जब अब हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन काफी आसान लगते हैं। तो इस प्रकार से मोटर के लिए, मोटर में क्या है, मोटर में फोर्स पैदा होती है जब मोटर चलती है। तो इस प्रकार से थंब जनरेटर के केस में तो मोशन पैदा, और हम खुद मोशन दे रहे थे, लेकिन मोटर के केस में मोटर के द्वारा फोर्स पैदा हो रही है, इसलिए थंब किसको कर रहा है, फोर्स को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को। यानी ये तो हमारे राइट हैंड रूल के हिसाब से ही सेम है, लेकिन फर्क किस में है, फर्क किसके मोशन में आता है, एक फर्क आता है जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल, मोटर के केस में लेफ्ट हैंड रूल, और फर्क किसका है, फर्क किसका है, थंब का। जो हमारा थंब है वो जनरेटर के केस में तो क्या दे रहा था, जनरेटर के केस में मोशन, ठीक है, और मोटर के केस में क्या दे रहा है, मोटर के केस में वो क्या कर रहा है, फोर्स पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो है दोनों के दोनों लॉ को जो है ना अच्छे से ध्यान में रखने साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों डीसी जनरेटर का शिथिर भाग। शिथिर भाग क्या है, ये शिथिर भाग होता है भाई जो घूमता नहीं, ठीक है। शिथिर भाग क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। अब ये है जो शिथिर भाग है, ये स्टेटर है। स्टेटर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का बना होता है छोटी मशीनों के लिए, कास्ट स्टील का बना होता है बड़ी मशीनों के लिए। तो इस प्रकार से जो स्टेटर है, जो स्टैटिक पार्ट है, जो बिना घूमने वाला पार्ट है, वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है साथियों। मशीन के बाहरी भाग को, यानी ये क्या है, मशीन का बाहरी भाग, मशीन के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, योक या बॉडी कहा जाता है साथियों। इसके बाद है स्टेटर का कार्य क्या है, स्टेटर का कार्य क्या है, इसके अंदर
जो चुंबकीय रेखाएं बनती हैं साथियों, यानी स्टेटर के अंदर जो चुंबकीय रेखाएं बनती हैं, चुंबकीय रेखाओं को रास्ता प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारा स्टेटर काम करता है। तो इस प्रकार से जो स्टेटर है वो चुंबकीय रेखाओं को रास्ता प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट है साथियों, फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या, यानी फील्ड पोल की जो न्यूनतम संख्या वो 2 होती है। और फील्ड पोल ज्यादा से ज्यादा कितने बनाए जा सकते हैं? 8 बनाए जा सकते हैं। फील्ड पोल बने किस चीज के होते हैं? कास्ट स्टील के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं साथियों? कास्ट स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट है साथियों, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है। साथियों फर्क क्या है कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में जो घूमने वाला भाग होता है उसे आर्मेचर कहा जाता है, और एसी मोटरों में जो घूमने वाला भाग होता है उसे रोटर कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे थ्योरी बढ़ेगी तो इन टॉपिक्स को, इन वर्ड्स को आपने मिक्स नहीं करना, दोनों में फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर आपका कम्यूटेटर है, और ये आपकी शाफ्ट है। इस तरीके से ये कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश क्या है? रोटेटिंग पार्ट से जैसे सप्लाई लेने देने का जो काम करते हैं, तो ये क्या है? रोटेशन के साथ साथ ये टाइम टू टाइम घिस जाते हैं और इनको फिर चेंज करना पड़ता है साथियों। तो नेक्स्ट है आर्मेचर। आर्मेचर किस पदार्थ का बना है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है भाई। आर्मेचर जो घूमने वाला भाग है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। अब आर्मेचर की जो कोर है, आर्मेचर की जो कोर है, जो कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। जैसे आपने मोटर में देखा होगा कि मोटर में इंसुलेशन पेपर डाल डाल करके क्या किया जाता है? कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। जैसे पिछले ट्रांसफार्मर के चैप्टर में हमने 2 चीजें की थी। एक होते हैं आयरन लॉसेज, यानी आयरन पार्ट के गर्म होने में जो लॉस होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेज। कॉपर पार्ट के गर्म होने में या कॉपर पार्ट में जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं कॉपर लॉसेज। अब क्या है साथियों कि जो हमारा आयरन लॉस है, आयरन लॉस हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एडी करंट और दूसरा होता है साथियों हिस्टेरिसिस लॉस। अभी तक आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आयरन लॉस 2 प्रकार के हैं, एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस। डिटेल चैप्टर में इसको और भी अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद है साथियों आर्मेचर का प्रतिरोध। अब आर्मेचर जो है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है क्योंकि उसमें वाइंडिंग है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है? 1 ओम होता है। तो आर्मेचर में देखो, आर्मेचर में भी साथियों वाइंडिंग है। आर्मेचर में भी क्या है? वाइंडिंग कर रखी है हमने। तो अब आर्मेचर में जब वाइंडिंग है तो आर्मेचर में होने वाली वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। अब साथियों लैप की क्या विशेषता है और वेव की क्या विशेषता है? सीरीज जनरेटर के लिए वेव वाइंडिंग और कंपाउंड जनरेटर के लिए लैप वाइंडिंग, और कंपाउंड जनरेटर और लैप वेव के लिए क्या है? लैप और वेव दोनों वाइंडिंग प्रयोग की जाती हैं। तो साथियों अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए और करंट कम चाहिए जिस स्टेज पे, तो वहां तो आपको क्या है? वेव वाइंडिंग का प्रयोग करना है। और जिस जगह पे वोल्टेज कम चाहिए आपको और करंट ज्यादा चाहिए वहां लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों लैप वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, ये विशेषता है इसकी। और जो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है साथियों। कार्बन ब्रश के द्वारा करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। यानी जैसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि जो ये कार्बन ब्रश हैं, ये कार्बन ब्रश क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। ये कहाँ लगे होते हैं साथियों? जैसे ये अपना डायग्राम है कि इस तरीके से जो ये कार्बन ब्रश हैं, ये कार्बन ब्रश ये लगे हुए हैं साथियों। तो ये कार्बन ब्रश क्या कर रहे हैं? सर्किट के बाहरी परिपथ को सप्लाई भेजने का
काम कर रहे हैं साथियों। तो इस प्रकार से जो कार्बन ब्रश क्या करते हैं, वो बाहरी परिपथ को करंट भेजने का काम करते हैं। अब जो ये कार्बन ब्रश हैं, बड़ी मशीनों में किसका ब्रश, तांबे का या कार्बन के मिश्रण से बने होते हैं। डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा बदलने से करंट का प्रवाह की जो दिशा है वो बदल जाती है। कैसे? अगर आपने पहले जनरेटर को इंजन के द्वारा किसी दूसरी डायरेक्शन में घुमा रखा था, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज आपको सप्लाई मिल रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर आपने रोटेशन को चेंज कर दिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से डीसी जनरेटर की घूमने की दिशा बदलने से करंट प्रवाह की दिशा बदल जाती है। तो नेक्स्ट है साथियों, जो ये डीसी जनरेटर हैं, जनरेटर के अलग अलग प्रकार हैं। तो पहले प्रकार में क्या है, पहले प्रकार है सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर में क्या होता है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग वो होती है जो स्टेटर में की जाती है साथियों, जो स्टेटर में की जाती है यानी स्टैटिक पार्ट में। दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो साथियों आर्मेचर में यानी घूमने वाले भाग में, मतलब अंदर वाले भाग पे जो वाइंडिंग होती है। अब सीरीज जनरेटर वो जनरेटर है जिसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों लोड के या आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो, तो वो होता है आपका सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर की विशेषता क्या है, सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो टर्न होती हैं वो नंबर ऑफ टर्न कम होती हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ये हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं कि जिस चीज को सीरीज कनेक्ट करना हो उसका प्रतिरोध हमेशा कम रखा जाता है। तो नेक्स्ट है साथियों, सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए और सीरीज जनरेटर का प्रयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। बूस्टर के रूप में या फिर हैवी लोड के लिए किसका है, सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा साथियों नेक्स्ट है अपना शंट जनरेटर। शंट जनरेटर की विशेषता इससे अलग होती है। शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट ना होकर के किस क्रम में कनेक्ट होती है, पैरेलल क्रम में कनेक्ट होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, तो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब इनकी जो विशेषता है शंट की विशेषता सीरीज के विपरीत है। तो शंट जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं, सीरीज में क्या थी, सीरीज में नंबर ऑफ टर्न कम थी। इसका प्रतिरोध क्या था, कम था क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड थी। इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है साथियों। तो इस प्रकार से जो शंट जनरेटर है ये कांस्टेंट सप्लाई के लिए, स्थिर वोल्टेज के लिए क्या है, प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, स्थिर वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साथियों अब इन दोनों का एक मिश्रण करके एक तीसरा जनरेटर बनाया जाता है। जो ये तीसरा जनरेटर बनाया जाता है, इस तीसरे जनरेटर में क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग प्रयोग होती हैं। सीरीज में कनेक्टेड होती है, जैसे ये सीरीज में किसके, आर्मेचर के, और शंट वाइंडिंग ये है, ये किसके, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक तीसरा जनरेटर बनाया गया है, वो होता है आपका कंपाउंड जनरेटर। अब साथियों शंट जनरेटर की विशेषता क्या है, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर की दक्षता होती है एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को 100 मैकेनिकल पावर दे रहे हो तो वो आपको इलेक्ट्रिकल क्या दे, या तो जैसे ट्रांसफार्मर के केस में 98 था, तो अब जनरेटर के केस में ये क्या है, अगर 100 इनपुट दे रहे हो तो आपको 85 से 85 से 95 के बीच में आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो यानी अगर अब मान लिया जाए कि 100 पावर देने पर आपको आउटपुट 90 मिल रही है, तो 10 क्या है, 10 है भाई आपके लॉसेज किस रूप में हो सकते हैं, लॉसेज आपके आयरन पार्ट में भी हो सकते हैं, लॉसेज आपके कॉपर पार्ट में भी हो सकते हैं, और लॉसेज आपके यांत्रिक लॉसेज माने मैकेनिकल लॉसेज, यानी किसी बेरिंग के जाम होने की वजह से, एयर के मतलब किसी एयर की फोर्स की वजह से जो इस प्रकार के लॉसेज होते हैं वो होते हैं हमारे यांत्रिक लॉसेज माने मैकेनिकल लॉसेज। इसके बाद भाई
इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी चार्जिंग का एक प्रोसेस है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है, जैसे परत चढ़ाई जाती है एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल की, तो उस केस में किसका प्रयोग किया जाता है सप्लाई के लिए, डीसी शंट। तो यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पहली बात हमें यह पता चलती है कि वहां अगर डीसी शंट जनरेटर प्रयोग हो रहा है तो वहां किस प्रकार की वोल्टेज की जरूरत है, स्थिर प्रकार की वोल्टेज की जरूरत है। तो नेक्स्ट साथियों, कम्यूटेटर किस चीज का बनाया जाता है, कम्यूटेटर किस चीज का बनाया जाता है, हार्ड ड्रावन कॉपर का बनाया जाता है। किस चीज का बनाया जाता है साथियों, हार्ड ड्रावन कॉपर का बनाया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में कर क्या रहा है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, ये इस तरीके से है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एसी टू डीसी का कार्य करता है। यानी आर्मेचर के अंदर पैदा हो रही है एसी, कम्यूटेटर बाहर दे रहा है डीसी, तभी हमारी शर्त पूरी हो रही है कि हमारा ये डीसी जनरेटर है जो हमें डीसी सप्लाई प्रदान कर रहा है। लेकिन मोटर के केस में उल्टा होता है, मोटर के केस में बाहर से मोटर को दी जाती है डीसी सप्लाई, लेकिन वो किसमें, आर्मेचर में से जाने में से पहले वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसी में। क्योंकि एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना मोटर के केस में क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसी से ही हो सकता है, डीसी से नहीं होता साथियों। नेक्स्ट है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने पर, अगर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरपोल। इंटरपोल क्या है, एक अलग से छोटी वाइंडिंग होती है जो की जाती है ताकि कम्यूटेटर के ऊपर, यानी जिस एंड पर हम सप्लाई ले रहे हैं, हमें सप्लाई मिल रही है, यानी इस पार्ट के ऊपर स्पार्किंग पैदा ना हो, इसके लिए किसका प्रयोग होता है, कम्यूटेटर का प्रयोग होता है भाई। नेक्स्ट है डीसी मशीन में होने वाले लॉसेज, कॉपर लॉसेज, आयरन लॉसेज और यांत्रिक लॉसेज। डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में ली जाती है, किलोवाट में। डीसी सीरीज मोटर रेल के इंजन और क्रेन के लिए प्रयोग होती है। लोड बढ़ाने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। डीसी सीरीज मोटर में कम लोड पर गति अधिक होती है। ये कुछ क्वेश्चन साथियों डीसी मोटर के बीच में आ रहे हैं। लैप वाइंडिंग निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए प्रयोग की जाती है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य एसी टू डीसी और डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य डीसी टू एसी। कम्यूटेटर हार्ड ड्रावन कॉपर का बना होता है। तो कम्यूटेटर में माइका अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है जो क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई में सेपरेशन देने का, उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। तो कम्यूटेटर में माइका प्रयोग होता है किसके रूप में, अचालक पदार्थ के रूप में। तो नेक्स्ट है योक या बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कास्ट आयरन छोटी मशीनों के लिए और कास्ट स्टील बड़ी मशीनों के लिए। स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर पर होने वाली वाइंडिंग एनिमेल्ड कॉपर पदार्थ की बनाई जाती है। तो नेक्स्ट है साथियों आर्मेचर वाइंडिंग एनिमेल्ड कॉपर पदार्थ की बनाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग एनिमेल्ड कॉपर पदार्थ की बनाई जाती है। कास्ट आयरन छोटी मशीनों के लिए, कास्ट छोटी मशीनों के लिए क्यों प्रयोग होता है कि कास्ट आयरन की रिलेटिविटी ज्यादा होती है। कास्ट स्टील बड़ी मशीनों के लिए क्योंकि इसकी रिलेटिविटी कम होती है। इसको और डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट डिटेल टॉपिक में। कम से कम पोलों की संख्या 2, अधिक से अधिक पोलों की संख्या 8। फील्ड वाइंडिंग फील्ड पोल कोर की खांचों में सेटअप की जाती है। तो फील्ड वाइंडिंग किसमें, फील्ड पोल और फील्ड कोर के खांचों में सेटअप की जाती है। अब क्या है, जो आर्मेचर वाइंडिंग ओपन टाइप भी होती है, क्लोज टाइप भी होती है और सेमी क्लोज टाइप भी होती है। वैसे जो लैप और वेब वाइंडिंग है ये किसका प्रकार है, आर्मेचर वाइंडिंग का। समांतर पोल हैं, मतलब पोलों की संख्या समांतर पोलों के बराबर है,
यानी समांतर पोल और पोलों की संख्या दोनों बराबर है तो वो कौन सा प्रकार है, लैप वाइंडिंग। समांतर पथ 2 के बराबर है तो वो है हमारी वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट है साथियों, जिसमें कुंडली एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो उसे क्या कहा जाता है, लैप वाइंडिंग। नाम से क्लियर है। तो लैप वाइंडिंग की दूसरी विशेषता क्या है, निम्न वोल्टेज और अधिक करंट के लिए प्रयोग होती है। वेव वाइंडिंग निम्न करंट और अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है। लैप वाइंडिंग का प्रयोग होता है कम वोल्टेज अधिक करंट के लिए, वेव वाइंडिंग का प्रयोग होता है कम करंट ज्यादा वोल्टेज के लिए। कम्यूटेटर में माइका है अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। कम्यूटेटर में प्रयोग अचालक पदार्थ का कार्य है एन और पी को शॉर्ट सर्किट से बचाना। मतलब पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। कम्यूटेटर में जो अचालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसकी जो मोटाई है वो 1 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ब्रश का क्या कार्य है, जो कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं उनका कार्य क्या है, कम्यूटेटर से करंट को बाहर सर्किट तक पहुंचाना। ठीक है, किसका काम है, ब्रश का कार्य है। नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट किस चीज की बनाई जाती है भाई, माइल्ड स्टील पदार्थ की शाफ्ट बनाई जाती है। जो बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं आर्मेचर को घुमाने के लिए वो क्या है, कास्ट स्टील पदार्थ के बने होते हैं भाई। बड़ी मशीनों के लिए रोलर, बड़ी मशीनों के लिए रोलर ब्रश बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। छोटी मशीनों के लिए बाल बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। लैप वाइंडिंग में एक की संख्या पी के बराबर, वेव वाइंडिंग में एक की संख्या 2। एसी टू एसी कन्वर्जन स्लिप रिंग के द्वारा किया जाता है। अगर अंदर भी एसी पैदा हो रही है, उसको बाहर आपने आर्मेचर में अगर एसी पैदा हो रही है तो एसी टू एसी ही सप्लाई बाहर लेनी है तो आपने, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, स्लिप रिंग का प्रयोग करोगे। अगर आपने एसी टू डीसी कन्वर्जन करना है, अगर आपने एसी टू डीसी कन्वर्जन करना है तो उसके लिए कम्यूटेटर और उसका दूसरा नाम है स्लिप रिंग, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए तो साथियों ये आप शेप देख सकते हो, ये आपके कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, ये आपकी शाफ्ट है और ये आपका कम्यूटेटर है। तो ये आपका एक तरीके से रोटर की कॉइल है, रोटर की वाइंडिंग होती है। बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो जीएनए होता है जियो मैट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो साथियों जो ये दोनों जीएनए और एमएनए हैं, ये स्टेटर में बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, तो एक तरीके से उससे रिलेटेड हैं। इसकी जो हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट में करेंगे साथियों। तो नेक्स्ट है आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है भाई, 1 ओम। जनरेटर में वाइंडिंग तथा बॉडी के बीच, अब देखो, अब जनरेटर है आपका, उसकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग और बॉडी के बीच देखो अब दूरी तो होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। यानी ये अगर वाइंडिंग है और ये इसकी बॉडी है, जैसे ये वाइंडिंग है तो बॉडी है, तो इनके बीच दूरी, दूरी का मायना कि कितना इंसुलेशन जो है होना चाहिए, तो कितना 20 से 25 मेगा ओम। मेगा ओम बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मेगा ओम प्रतिरोध होना जरूरी है ताकि जो लाइव पार्ट बॉडी के टच में ना आए। गाड़ियों में डायनामो डीसी सीरीज जनरेटर प्रयोग होता है, ठीक है, गाड़ियों में डायनामो के रूप में डीसी सीरीज जनरेटर प्रयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, डीसी जनरेटर में डमी कॉइल यांत्रिक संतुलन कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। तो डमी कॉइल क्या कर रही है, मैकेनिकल वाइब्रेशन को कम करने के लिए, मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए डीसी जनरेटर में एक अलग से डमी कॉइल प्रयोग की जाती है। वाइंडिंग में एक अलग से कॉइल लगाई जाती है। वो कॉइल क्या करती है, वो कॉइल एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को खत्म करने का काम करती है, क्योंकि किसी भी मोटर में वाइब्रेशन या एक्स्ट्रा आवाज आना, जो ये चीजें पैदा होती हैं,
तो ये किसके कारण होती हैं कि कॉइल क्या कर रही है, कॉइल एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड बना रही है भाई। तो उस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, एक अलग से कॉइल प्रयोग की जाती है। वो कॉइल क्या करती है, उस एक्स्ट्रा बने मैग्नीट्यूड को, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे वो उस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है तो उसके अंदर का, जैसे ही वो अपने अंदर ऑब्जर्व करती है तो वो एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड ही खत्म हो जाता है तो उसमें पैदा होने वाली एक्स्ट्रा वाइब्रेशन भी खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से डीसी जनरेटर में जो डमी कॉइल है वो यांत्रिक संतुलन बनाने का कार्य करती है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इस क्लास में, आज के इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया है, हमने कवर किया है डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर में भी हमने सिर्फ डीसी जनरेटर की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको हमने कवर करने का काम किया है। डीसी जनरेटर की जो डिटेल थ्योरी चैप्टर है उसको हम, जैसे पूरे सिलेबस की बेसिक वीडियो कवर हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर की डिटेल थ्योरी को कवर करने का काम करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने डीसी जनरेटर से इंट्रोड्यूस होने का काम किया है कि डीसी जनरेटर की परिभाषा क्या है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर के जो बेसिक पार्ट्स क्या हैं, बेसिक पार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, स्टेटर क्या है, आर्मेचर क्या है और कम्यूटेटर क्या है, कार्बन ब्रश क्या चीज़ है, शाफ्ट क्या चीज़ है। तो इस तरीके से दूसरा, डीसी जनरेटर के कितने टाइप्स हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तीनों जनरेटरों में जो स्टेटर वाली फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के किस क्रम में जुड़ी हुई है, हमने इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। सीरीज जो जनरेटर है उसमें फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्न कम है या ज़्यादा। तो इस तरीके से साथियों हमने बेसिक डीसी जनरेटर जो हमारा, यानी बेसिक शब्द मैंने साथ इसलिए लगाया है कि इस चैप्टर को देखते आपको ये पता चले कि इसमें जो डीसी जनरेटर कवर किया गया है वो बेसिक लेवल से किया गया है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम डीसी जनरेटर को डिटेल थ्योरी के साथ कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डीसी जनरेटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग बन सकती है हम उनको भी कवर करने का साथियों काम करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।